तो बच्चों सब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, पदार्थ तत्व यौगिक मिश्रण। है ना, पदार्थ तत्व यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कर देना चाहता हूँ कि जो भी अपने इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको एक पूरा कोर्स कराऊंगा, मैं आपको इसका, है ना, रीट का, साइंस का, 3rd ग्रेड का। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पदार्थ तत्व यौगिक और मिश्रण। है ना, तो पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले परिचय पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री का। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर है, जनक है आधुनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। आधुनिक केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन का जनक कौन है? लेवोसी। लेवोसी को कहा जाता है, लेवोसी एक वैज्ञानिक था, उसको कहा जाता है ये। केमिस्ट्री शब्द किसने दिया था? केमिस्ट्री शब्द किससे बना है? केमिस्ट्री शब्द कीमिया से बना है, कीमिया। कीमिया नाम ध्यान रखना है आपको। और इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। मतलब इसमें क्या है, रसायन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, काली मिट्टी में रसायन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप तो इसका ध्यान रखिए, केमिस्ट्री शब्द किससे बना है? कीमिया से। और फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, लेवोसी को कहा जाता है। अब देखो पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले पदार्थ है अपना टॉपिक, पदार्थ या द्रव्य भी बोलते हैं हिंदी में, सब्सटेंस या और मैटर। हाँ, मैटर भी बोलते हैं। तो देखो कोई भी वस्तु, पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है तथा आयतन उपस्थित होता है, वो पदार्थ कहलाता है। मतलब जो स्थान घेरती है, आप इसको पकड़ लो, जो चीज स्थान घेरेगी ना, वही पदार्थ है। वो चीज, वो वस्तु पदार्थ है। जैसे कुर्सी, पंखा आदि, ये सब क्या है? पदार्थ होते हैं। है ना। अपवाद देखो, अब कौन सी चीज पदार्थ नहीं है? अपवाद है। अपवाद का मतलब है, जो अपवाद है ना, वो आपको जरूर ध्यान रख रहे हैं भाई, कौन सी चीज पदार्थ नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे पदार्थ नहीं है, जैसे एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें। है ना, एक्स किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब क्या होती है? रेडियो किरण तरंगे, ये सूक्ष्म तरंगे, ये क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो ये पदार्थ नहीं होता है। प्रकाश। अब देखो प्रकाश भी क्या होता है, उसमें स्थान थोड़ी घेरती है वो। स्थान नहीं घेरती, जो चीज स्थान नहीं घेरेगी वो प्रकाश नहीं होगा। गंध, वो चीज पदार्थ नहीं होगा। गंध। गंध देखो, गंध भी अपन थोड़ी, अपन इसको बस महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं बस इसको अपन, वो स्थान नहीं घेरी गंध। है ना। इत्र की सुगंध। इत्र तो पदार्थ है, लेकिन इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। इत्र आ जाए, केवल इत्र आ जाए परीक्षा में तो वो तो पदार्थ है। लेकिन इत्र की सुगंध, सुगंध आ गई ना, तो पदार्थ नहीं है। शीत, शीत भी पदार्थ नहीं है। गर्मी, सर्दी, शीत, गर्म, है ना, ठंडा, ये सब क्या है? महसूस कर सकते हैं। भावनाएं, जो हमारी भावनाएं होती है, जैसे रोना, हंसना, खेलना, स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, घृणा, विचार, हमारे जो विचार हैं, ये पदार्थ नहीं होते हैं। है ना, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखो कौन कौन से हैं। पदार्थ मतलब प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पहली बात तो। अब पदार्थ के कण के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब देखो, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होएगा, प्रत्येक पदार्थ में रिक्त स्थान पाया जाता है, छोटे छोटा, थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान सब में पाया जाता है, प्रत्येक पदार्थ में। पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, वो गति करते रहते हैं। रिक्त स्थान होता है ना, उसमें वो गति करते रहते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, वो गतिशील भी होते हैं, निरंतर आकर्षित भी करते हैं, रिक्त स्थान भी होता है उनमें। पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? कणी होती है। अर्थात पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य कौन से बल पाए जाते हैं? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल, है ना, अंतर आणविक बल पाए जाते हैं पदार्थ के कणों के मध्य। मतलब वो एक, उनमें बल पाए जाते हैं, आकर्षित करते हैं वो एक दूसरे को, तो उन बलों को अंतर आणविक बल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं देखो। क्वेश्चन आसंजक बल से पूछा जाता है हमेशा, क्योंकि आसंजक, ध्यान पकड़ लेना, एक तो संजक, ससंजक होता है, एक आसंजक होता है। तो आसंजक का ध्यान रख लेना आप तो, कि आसंजक है ना, 2 अलग अलग पदार्थों के मध्य लगता है। अब ये सुनो, ससंजक बल एक ही पदार्थ के मध्य लगेगा, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाला बल, एक ही प्रकार के पदार्थों के मध्य लगेगा, जबकि आसंजक बल अलग अलग प्रकार के पदार्थों के मध्य लगता है ना। आसंजक बल, ये 2 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पदार्थ का भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मतलब पदार्थ को, प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार का होता है?
भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर उसको बांटा गया है अलग अलग प्रकार में। पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 5 अवस्थाओं में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, बीईसी। मतलब 5 अवस्थाएं होती है। देखो चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब बीईसी। और देखो ये तो भौतिक गुणों के आधार पर है। रासायनिक गुणों के आधार पर देखो 2 प्रकार होते हैं पदार्थ: शुद्ध द्रव्य और मिश्रण। शुद्ध द्रव्य और मिश्रण। अब शुद्ध द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है: तत्व और यौगिक। शुद्ध द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है: तत्व और यौगिक। तो तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया, है ना। इन सबको पढ़ेंगे अपन। तत्व क्या होता है? समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ये तो हो गया तत्व। अब यौगिक, यौगिक यहाँ पे यौगिक देख लेते हैं। जबकि यौगिक विषम प्रकार के परमाणु से बना होता है। ये तो समान से और ये विषम विषम से, है ना। अब तत्व को भी 3 प्रकार में बांटा गया है: धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक 2 प्रकार का होता है: कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो मतलब तत्व भी 2 प्रकार, तत्व भी के भी प्रकार आ गए, यौगिक के भी प्रकार हो गए, मिश्रण के भी प्रकार आ गए। सबसे पहले तो पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 5 अवस्थाओं में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। फिर रासायनिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है: शुद्ध द्रव्य और मिश्रण। अब इनको भी प्रकार में, शुद्ध द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है: तत्व यौगिक। अभी तत्व यौगिक मिश्रण के भी सबके प्रकार आएंगे। तत्व यौगिक मिश्रण तीनों के प्रकार आएंगे। अब तत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का: धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक, यौगिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का: कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का: समांगी, विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण, एक ही बात है। अब देखो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर कौन कौन कितने प्रकार का होता है पदार्थ? देखो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्थाओं में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस में अंतर, अंतर से डायरेक्ट याद कर लेंगे अपन, है ना। डायरेक्ट अंतर, तीनों में अंतर दिखाते हुए याद कर लेंगे कंपटीशन के हिसाब से। पदार्थ के कणों, पहले पदार्थ के कणों के मध्य दूरी। तो बच्चों ये है ठोस, द्रव और गैस। तीनों को अंतर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक जो पदार्थ है वो कण से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण हैं इसमें। प्रत्येक पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कण से मिलकर बना होता है। अब जो ठोस है उसमें कण बिल्कुल पास पाए जाते हैं। कठोर होते हैं ठोस, इसलिए कठोर होते हैं। इन पर अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है। इनमें पास पास पाए जाते हैं। इनमें कण, ठोस में सबसे ज्यादा पास पाए जाते हैं कण, है ना। कण के मध्य दूरी, अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है इनमें, है ना। ये थोड़ी दूरी पर पाए जाते हैं कण। थोड़े कण के बीच थोड़ा रिक्त स्थान होता है इनमें। गैस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है। गैस में दूरी और ज्यादा होती है, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच का रिक्त स्थान और ज्यादा होता है ना। तो ठोस में पास पास पाए जाते हैं कण, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, कणों के बीच की दूरी, है ना। और गैस में थोड़ी, द्रव में उससे ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है ना। गैस में कणों के मध्य रिक्त स्थान और ज्यादा होता है। पदार्थ के कणों के मध्य, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसे अंतराण्विक दूरी भी कहते हैं, है ना। अब ठोस में कितनी दूरी पाई जाती है, गैस में कितनी दूरी पाई जाती है, और द्रव में कितनी दूरी पाई जाती है, उस हिसाब से किसमें ज्यादा दूरी पाई जाती है, किसमें कम दूरी पाई जाती है, इसे देखो। ठोस में सबसे कम होती है दूरी। देखो ठोस के कण है ना, पास पास होते हैं, वो मजबूत होते हैं ठोस, है ना। और वो फिक्स होते हैं, जैसे टेबल है, टेबल तो फिक्स है, मजबूत है। आप उसको इधर से उधर हिला नहीं सकते। पानी को तो हिला दोगे, द्रव को तो हिला दोगे, गैस को भी इधर से उधर कर सकते हो आप। लेकिन ठोस में सबसे कम, इनमें पास पास कण पाए जाते हैं ना, तो मजबूत होते हैं, है ना। द्रव में ठोस से ज्यादा होगी, द्रव बीच का हो जाएगा, मतलब ठोस से तो ज्यादा हो जाएगी और गैस से कम हो जाएगी इसमें पदार्थ के कणों के मध्य दूरी। जबकि गैस में सबसे ज्यादा होती है ना। तो ऐसे आता है, ठोस में सबसे ज्यादा बल होता है अंतराणिक बल। अंतराणिक बल का मान किसमें था? ठोस में। द्रव में क्या होगा? ठोस से तो कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा होगा। और सबसे कम किसमें होता है अंतराणिक बल? गैस में होता है। प्रकृति, प्रकृति प्रकृति कैसी होगी? ठोस तो कठोर होता है, जैसे टेबल है, कठोर हो गया। लेकिन द्रव कैसे होता है? पानी, पानी तरल होता है। गैस कैसे होता है? अर्ध तरल होता है गैस, है ना। ऑक्सीजन गैस है, अर्ध तरल होती है। आकार व आयतन देखो, आकार व आयतन देखो क्या होता है। आकार मतलब शेप, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठोस का आकार भी फिक्स होता है
और आयतन भी निश्चित होता है उसका। टेबल है, उसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। आयतन मतलब कितनी जगह घेरती है वो, आकार मतलब उसकी शेप है ना, साइज साइज। द्रव का आकार अलग अलग अनिश्चित होता है। द्रव को आप गिलास में डालो, कटोरी में डालो, चेंज होती रहती है उसकी, पानी चेंज हो जाएगा, वैसे आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जितना वो स्थान घेरना चाहता है ना, उतना ही वो स्थान घेरेगा। गैस के दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में तो आकार भी अनिश्चित होगा और आयतन भी अनिश्चित होगा। घनत्व, घनत्व देखो, ठोस का सबसे ज्यादा होता है घनत्व, द्रव का बीच में हो जाएगा, मतलब ठोस से तो कम होएगा लेकिन गैस से ज्यादा होएगा। और गैस का घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम घनत्व गैस का ही तो होगा, क्योंकि द्रव्यमान कम होता है ना। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। गतिज ऊर्जा, तो आपको ये ध्यान रखना है किसका ज्यादा होता है। गतिज ऊर्जा मतलब, गतिज ऊर्जा तो गैस की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि कण दूर दूर रहते हैं, है ना। ठोस की सबसे कम होगी इसलिए, क्योंकि अणु गति करेंगे ना, अणु जिसमें गति करेंगे दूर दूर होगा, स्थान ज्यादा होगा, दूर दूर होंगे, वो गति करेंगे। तो गैस किस पे ज्यादा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा द्रव की बीच में हो जाएगी, ठोस से ज्यादा लेकिन गैस से कम हो जाएगी, ऐसे। तो गतिज ऊर्जा सबसे कम किसकी होगी? ठोस की, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की। तो बच्चों अगला गुण है संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता मतलब पिचकना, है ना, दबना। क्योंकि कौन ज्यादा संपीड़ित होएगा, कौन ज्यादा दबेगा? ठोस थोड़ी दबेगा। ठोस तो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान थोड़ी होता है इनमें। तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है गैसों में। जिनमें ज्यादा रिक्त स्थान होगा ना, वो ही ज्यादा दबेगी, वो ही ज्यादा पिचकेगी। तो संपीड़ित वाला होता है दबना, क्योंकि जिनमें ज्यादा रिक्त स्थान होगा वही दबेगा। तो गैसों में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो गैस में सबसे ज्यादा संपीड़ितता पाई जाती है, ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है। विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है, जैसे अगरबत्ती का धुआं जाता है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ऐसे फैलना। विसरण का मतलब फैलना। ठोस में सबसे कम होगा विसरण। ठोस टेबल है, टेबल थोड़ी इधर से उधर जाता है उसकी खुशबू। द्रव में क्या होता है? फिर कम होता है, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है। ऐसे ऐसे ध्यान रखना आप, ऐसे हाथ ध्यान रखना। गैस, इसका मुंह जिधर ज्यादा रहता है ना इस चिन्ह का, वही होगा, वही बड़ा होता है। विसरण, अधिक सांद्रता वाले पदार्थ का कम सांद्रता वाले पदार्थ में फैलना विसरण कहलाता है ना। जैसे अगरबत्ती का धुआं देख लो, परफ्यूम की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू वहां सांद्रता ज्यादा होगी ना, वहां से फिर फैलती जाएगी पूरे कमरे में। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा है। प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की? विलियम क्रुक्स ने, विलियम क्रुक्स ने की थी 1879 में, है ना। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त रहते हैं, उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, वो क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ये कण आयनीकृत गैस अवस्था में रहते हैं, मतलब आयनों के रूप में रहेंगे इसमें, है ना। जैसे नियॉन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये उदाहरण ध्यान रख लें, है ना, कि ये प्लाज्मा अवस्था क्यों किस में पाई जाती है? नियॉन बल्ब में और फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाई जाती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नाम से स्पष्ट है, आइंस्टीन और बोस, जगदीश चंद्र बोस। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया है। जब गैस को अत्यधिक कम घनत्व पर करोगे ना आप, मतलब किसी गैस का 1 लाख विभाग जितना कम घनत्व, तो ये अवस्था उत्पन्न होती है। ठंडा करेंगे उसको, देखो, सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख जितना हमारे सामान्य वायु का घनत्व होता है, उसका 1 लाखवां भाग कर दो आप, उतना कम घनत्व पर गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, जिससे बीएसी तैयार हो जाती है। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, रासायनिक 3 प्रकार का होता है, पढ़ने दे रहे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया शुद्ध द्रव्य और मिश्रण होता है ऐसे तो तत्व और यौगिक लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तत्व, यौगिक और मिश्रण, क्योंकि अपने को तो डायरेक्ट परीक्षा में याद करना है। अब देखो, तत्व, फिर यौगिक, फिर मिश्रण। अब तत्व कितने प्रकार का होता है, यौगिक क्या होता है, फिर मिश्रण क्या होता है, ऐसे पढ़ना है अपन को। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्व। तत्व, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तत्व किससे मिलकर बना होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समान परमाणु, एक ही तरह के परमाणु होंगे उसमें, है ना। अब जबकि यौगिक है ना, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, विषम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, विषम, विषम।
विषम प्रकार के परमाणु से बनकर बनता है यौगिक। तत्व के परमाणु को किसी भौतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है ना। किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते आप परमाणुओं को, तत्व के परमाणु को। जबकि मिश्रण यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं यौगिक को, और मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, मिश्रण में जो अवयव पाए जाते हैं उनको। तत्व पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। पदार्थ की शुद्धतम अवस्था कौन सी है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो इसका आंसर है तत्व। तत्व को और विभाजित नहीं किया जा सकता, ये भी अच्छी लाइन है, देखो इसका भी ध्यान रखें। वर्तमान में 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, जिनमें 112 तत्वों को मान्यता दी जा चुकी है। 92 तत्व प्रकृति में मिलते हैं, 92 तत्व, और शेष तत्व क्या कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं। देखो तत्व के प्रकार होते हैं, एक परमाणु तत्व, द्विपरमाणु तत्व, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, बहुपरमाणु तत्व। तो बहुपरमाणु तत्व कौन सा है? सबसे पहले अब ये आ जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुपरमाणु तत्व कौन सा है? तो सल्फर, डायरेक्ट नाम आएगा वहां पे, सल्फर, सल्फर, है ना। और चतुष्परमाणु तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस, ऐसे। तो ना, एक परमाणु तत्व, एक परमाणु तत्व कौन सा है? एक परमाणु तत्व आ जाए तो अक्रिय गैसें जितनी भी, अक्रिय गैसें तो पता है ना, अक्रिय गैसें जितनी भी होती ना, एक परमाणु तत्व होती। अक्रिय गैसें कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ये सब क्या हो? एक परमाणु तत्व है। ये चीज संकेत भी दे सकता है इसका आपको, निम्न में से एक परमाणु तत्व है तो ये। द्विपरमाणु तत्व जितने भी गैसें हैं ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब द्विपरमाणु तत्व है। देखो ना, O2 लिखते हैं इसको, N2 लिखते हैं, और इसको H2 लिखते हैं। तो दो दो हो गए ना, दो परमाणु हो गए इसमें। त्रिपरमाणु, इसमें O3, ओजोन। त्रिपरमाणु तत्व कौन सा है निम्न में से? ओजोन। हाँ, चतुर्परमाणु तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। और बहुपरमाणु तत्व कौन सा है? सल्फर, एक बहुपरमाणु तत्व का उदाहरण है। तत्वों को लेवासिया ने दो भागों में विभाजित किया, धातु और अधातु। देखो तत्व तीन प्रकार का होता है वैसे तो, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु भी होता है, लेकिन लेवासिया ने इसको दो भागों में बांटा था, है ना। बाद में इसको तीसरा भी पढ़ लेंगे, पहले अंतर के आधार पर पढ़ेंगे इनको, धातु और अधातु में क्या अंतर है, उस हिसाब से अंतर के आधार पर हम तुलना करते हुए पढ़ रहे हैं इनको। तो देखो बच्चों, धातु और अधातु में अंतर पढ़ते हैं अपन, क्या क्या अंतर है धातु और अधातु में। तो धातु और अधातु में निम्न भौतिक गुणों के आधार पर अंतर होता है। अब देखो कौन कौन से भौतिक गुण है वो जिनके आधार पर इनमें अंतर होता है। पहला है आपका अवस्था। अवस्था एक भौतिक गुण है जो जिनके आधार पर धातु अधातु में अंतर पढ़ेंगे अपन। अवस्था, कमरे के ताप पर देखो धातु कैसे होते हैं और अधातु किस अवस्था में होते हैं। तो कमरे के ताप पर धातु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। जब इसमें देखो अपवाद, अपवाद इंपॉर्टेंट है, दोनों अपवाद इंपॉर्टेंट है, अधातु का अपवाद है, धातु का अपवाद है। अधातु कैसे होते हैं? जबकि ठोस, ठोस अवस्था में, धातु तो ठोस अवस्था में होंगे, अधातु कैसे होंगे? ठोस या गैस अवस्था में होंगे। अपवाद है इनके, देखो देखो धातु आ जाए ना, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप? धातु शब्द दे दे तो मरकरी, और अधातु शब्द दे दे तो ब्रोमीन। इनका ध्यान रखना है। अधातु, ब्रोमीन अधातु है, ध्यान रखना, और मरकरी धातु है। यहाँ पे परीक्षा में कंफ्यूज करता है, दोनों ऑप्शन देता है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी, ब्रोमीन का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोनों। चमक, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में चमक पाई जाती है, मतलब चमकते हैं। अधातु में चमक नहीं पाई जाती, धात्विक चमक नहीं पाई जाती। लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। गलनांक क्वथनांक, देखो धातुओं के उच्च होते हैं गलनांक क्वथनांक, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और गैलियम के कम होते हैं गलनांक क्वथनांक। अपवादे है ना, अपवादे तीनों। तो गैलियम बहुत पूछा जाता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के ऊपर गैलियम किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। अधातुओं के कम होते हैं गलनांक क्वथनांक, है ना। धातुओं के तो उच्च होते हैं, अधातुओं के कम होते हैं। अपवादेश में भी कार्बन और सिलिकॉन के क्या है? उच्च होते हैं गलनांक क्वथनांक। देखो घनत्व, देखो घनत्व, घनत्व धातुओं के घनत्व कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व कैसे होते हैं? कम होते हैं। तो ध्यान रख ले इसका। धातु में अपवाद देखो क्या है? सोडियम, पोटेशियम के घनत्व कैसे होते हैं? कम होते हैं। अपवाद है, सोडियम पोटेशियम धातु है ना। आपको ध्यान होना चाहिए धातु कौन सी है, धातु कौन सी। हीरे, जबकि अपवाद हीरा, कार्बन ही हीरा होता है। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो हीरा क्या है? हीरा का घनत्व उच्च होता है, ये अधातु है। ऐसी अधातु जिसका घनत्व उच्च होता है वो हीरा।
कठोर भी यही होता है, कठोरता भी हीरा, हीरा भी अपवाद होता है इसमें, कठोर, हीरा कठोर होता है जबकि, है ना, हीरा अपवाद है, घनत्व भी इसका उच्च होगा और कठोर भी होगा। जबकि अधातु कोमल होते हैं, अधातु कोमल होते हैं, अपन पढ़ेंगे अभी। तन्यता क्या होती है? तन्यता मतलब खींच के तार बनाना, किसी भी चीज का खींच के तार बनाया जा सकता है। धातु तन्य होते हैं, धातु तन्य होते हैं, इससे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, खींच कर इसको लंबे तार बना सकते हैं। अधातु तन्य नहीं होते हैं, है ना। आघात वर्धनीयता, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, इनसे पतली चदरें बनाई जा सकती हैं। अधातु कैसे होते हैं? भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनसे तार आप नहीं बना सकते, है ना, मतलब पतली चादरें नहीं बना सकते आप अधातु से। भंगुर होते हैं क्योंकि टूट के बिखर जाते हैं, जैसे चोट मारी किसी को तो टूट के बिखर जाएंगे। किसी चीज जैसे नमक की वो होती है ना, डली होती है नमक की, तो उसको आप, नमक को आप तोड़ोगे ना, टूट कर बिखर जाएंगे वो। लेकिन ये जो धातु होते हैं आघात वर्धनी होते हैं, ये पतली चादरें धातु की बनाई जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की चादरें बनाई जाती है ना, वो तो एल्यूमिनियम धातु है। चालकता, चालकता क्या होता है? उस ताप, देखो, धातु तो है ना, ये धातु है ना, धातु है ना सुचालक होते हैं, और अधातु है ना कुचालक होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। अब अपवाद क्या है? धातु में अपवाद क्या होता है? लेड कुचालक होता है, अपवाद लेड होता है कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। अधातु है ग्रेफाइट, ध्यान रखना। हीरा ग्रेफाइट, हीरा हीरा ग्रेफाइट सब क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं, ये अधातु होते हैं। कार्बन भी अधातु है, ये हीरा ग्रेफाइट सब अधातु है। तो ग्रेफाइट सुचालक होता है। निम्न में से कौन सी अधातु है जो सुचालक होती है? सुचालक मतलब जो धारा प्रवाहित करने देती है अपने अंदर से। चालकता मतलब जो अपने अंदर धारा का प्रवाह करने देती है, ऊर्जा का प्रवाह करने, ऊष्मा का प्रवाह करने देती है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, पहली बात तो ध्यान रखना। अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, अर्धचालकों की भी। लेड अपवाद है, धातु है ना, लेड धातु है जो कुचालक होता है। तो आप तो ग्रेफाइट का ध्यान रखें स्पेशली। कठोरता, कठोरता देखो, कठोरता, धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अधातु कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, है ना। ये सबसे पहली बात तो ये। अब इनके अपवाद ध्यान रखें। अपवाद ये है कि सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होते हैं, इन्हें हाथ से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है इन्हें। ये पूछा गया है देखो एग्जाम में, किस चीज को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम ऑप्शन था वहां पे परीक्षा में, है ना। और अधातु कोमल होते हैं। हीरा अपवाद हीरा है, कठोर होता है, हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसका घनत्व भी उच्च होता है। उपधातु देखो, धातु अधातु जिसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे ना, धातु दोनों के गुण, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे ना, वो कहलाता है उपधातु। कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी देखो प्रतीक भी देख लो आप, यहाँ पे एंटीमनी का प्रतीक St है। आर्सेनिक तो आर्सेनिक है। टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन। तो ये आप तो ध्यान रखो कि कौन कौन सी, खास रूप से जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों को ध्यान रखो आप, ये उपधातु होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है पृथ्वी पर पाए जाने वाले, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का प्रतिशतता का क्रम, इनकी प्रतिशतता ध्यान नहीं रखनी है आपको। आप तो ये ध्यान रखना है कि इनमें कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा पाया जाता है आपको ऑक्सीजन। पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन, अगर वायुमंडल आ जाए तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में से ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तत्व आ जाए ना, डायरेक्ट तत्व आ जाए तो ऑक्सीजन। और अगर धातु आ जाए या तो अधातु आ जाए, जैसे अधातु, अधातु ऐसे दे दे आपको, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाता है? अधातु। तो अधातु में तो ऑक्सीजन आ जाएगी। लेकिन अगर धातु दे दे तो एल्यूमिनियम आएगी। धातु दे दे, धातु पूछ ले वो आपसे, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, तो आप एल्यूमिनियम पे टिक करोगे। अधातु दे दे तो ऑक्सीजन पे टिक करोगे। और तत्व दे दे, डायरेक्टली आपको तत्व दे दिया तो ऑक्सीजन पे टिक करोगे आप। भूपरपट्टी पर मतलब जमीन पर, धरती पर सबसे पाई जाने वाली सर्वाधिक अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अधातु, धातु वही आ गया, एल्यूमिनियम। भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने, सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक होता है W, संकेत। टंगस्टन सबसे कम पाया जाता है। वायुमंडल में देखो, वायुमंडल आ गया ना, भूपरपट्टी पर तो ऑक्सीजन, और वायुमंडल में नाइट्रोजन, तत्व नाम आ गया ना, सबसे ज्यादा पाया जाना। मानव के देखो, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर उसके से कम पाया जाता है कार्बन, फिर उससे कम पाया जाता है हाइड्रोजन। ऐसे ध्यान रखो आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कैल्शियम यहाँ तक ध्यान रख रहे हैं, कैल्शियम की से हड्डियां बनती है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, बाकी इन तीनों से तो पता ही है आपको, पूरा शरीर बनता है।
कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु तो ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु तो ब्रोम। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु आ गया ना, तो मरकरी। और अधातु आ गया कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु सब दे दिया तो ब्रोमीन। धातु दे दे तो मरकरी, अधातु देते तो ब्रोमीन। इस मरकरी को पारा भी कहते हैं, पारा, पारा भी दे सकता हूँ आपको, ध्यान रखें इसका। सबसे अधिक आघातवर्धनीय एवं तन्य धातु कौन सी है? सोना, गोल्ड। मतलब तन्यता, सबसे ज्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है? गोल्ड, गोल्ड में या सोने में, है ना। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों क्या कहलाती? सिक्का धातु कहलाती, क्योंकि इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं इनसे। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, देखो अधातु आ गई। विद्युत की सुचालक ग्रेफाइट होता है, ये तो पता है, लेकिन अधातु है यौगिक। तो देखो दूसरा है इसका यौगिक, पदार्थ के दूसरा भाग है यौगिक। तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीन में है, तो तीन में से दूसरा पढ़ रहे हैं अपन यौगिक। यौगिक विषम प्रकार के, तत्व तो समान प्रकार के, और यौगिक विषम प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, देखो निश्चित अनुपात शब्द इसके लिए आएगा, किसके लिए? यौगिक के लिए। और मिश्रण के लिए आएगा किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, है ना। ये रासायनिक संयोग से बनता है, देखो, है ना। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। यौगिक के अवयवों को उपयुक्त रासायनिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, देखो रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, है ना। जबकि जो मिश्रण है उसको भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, है ना। जिससे मतलब ये यौगिक बनाए ना, उनके भौतिक गुण अलग होंगे और रासायनिक गुण अलग होंगे। जो अवयवी तत्व है उनके उनके अलग अलग होंगे। जैसे जल, जल कैसा होता है? H2O, H2O जल का सूत्र होता है H2O। तो ये द्रवावस्था में होता है, तरल होता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से, ये गैसों से मिलकर बना होता है। ये तो खुद तो द्रव होता है, लेकिन ये क्या होता है? गैसों से मिलकर बना होता है। देख लो आप, हाइड्रोजन, H2 और O2, ऑक्सीजन, ये गैसें हैं और इनसे क्या बनता है? द्रव बनता है, लिक्विड L। और ये गैसों का जी लिख दिया मैंने यहाँ पे ना। तो यौगिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। यौगिक किसका पालन करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। रासायनिक, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया में कुल द्रव्यमान कैसा होता है? संरक्षित होता है। मतलब इधर तीर के इधर वाले का द्रव्यमान और इधर वाले का द्रव्यमान बराबर होता है। तीर के जो इधर वाले तरफ, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम का पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार क्या है? जैसे इधर का जो 100 ग्राम है, मान लो आपने 100 ग्राम बनाया, तो तीर के इधर वाला 100 ग्राम है ना, इनका द्रव्यमान, इनका मात्रा। तो इधर भी देखो आप, इधर 56 ग्राम तो ये बन गया, और 44 ग्राम ये बन गया। 56 और 44 कुल मिला के तो 100 हो गए टोटल। H2O2 गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। तो गुणित अनुपात का नियम किसने बताया? डाल्टन ने। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यौगिक के प्रकार देखो, अब यौगिक दो प्रकार का होता है ना। कौन कौन से? कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन होगा, जिनमें C होता है ना, C कार्बन, वो। और दूसरा है आपका ये, दूसरा है आपका अकार्बनिक यौगिक, जैसे जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। जैसे अब देखो, कार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से कार्बन पाया जाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अपवाद है, इनमें कार्बन होने के बावजूद कार्बन नहीं होते, कार्बनिक यौगिक नहीं होते। जैसे CN मतलब साइनाइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO, CO2, CO3 ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। ये कार्बोनेट होता है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बाइड है। ये कार्बन लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ये अपवाद हैं। CO, CO2, CO3 एक डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएगा आपको, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते। ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, देखो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध मतलब इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है ना। तो जैसे एक ये C और ये H, इनके बीच है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही क्या है? दो है ना, दो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। तो साझा कर लिया, तो सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया।
कार्बनिक यौगिक में। अब देखो, जो सहसंयोजक होती है ना, ध्यान रखना, सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय होते हैं हमेशा, और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। देखो, सहसंयोजक यौगिक ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। नाम अध्रुवीय तो अध्रुवीय विलायक। तो देखो, आप पढ़ भी ले इसको। कार्बनिक यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है, नगण्य होता है, जिससे इनकी प्रकृति कैसी होती है? अध्रुवीय थी। अतः ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायक कौन कौन से थे? जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, साइक्लोहेक्सेन है, ईथर आदि में क्या विलय थे? अध्रुवीय विलायक। तो अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय यौगिक तो अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। अब देखो, अध्रुवीय यौगिक तो पढ़ लिया आपने, अध्रुवीय विलायक तो पढ़ लिया आपने। अब ध्रुवीय विलायक भी होना चाहिए ना। जल सर्वोत्तम ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक कौन सा है? जल होता है। अकार्बनिक यौगिक कौन से? अकार्बनिक, कार्बनिक के अलावा सभी तत्व अकार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इनमें विद्युत सहसंयोजक बंध पाया जाता है, विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है इनमें, है ना। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में, यानी कि जल में। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्रुवीय नाम आ गया ना, तो सुचालक है। अब कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और सूत्र दे रखे हैं। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एलडीसी में, सीईटी में, सीईटी, एलडीसी, है ना। जितने भी एग्जाम्स में सब में पूछा, रेलवे वाले एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे एक तरफ तो मैंने सामान्य नाम लिख दिया, फिर रासायनिक नाम, और फिर रासायनिक सूत्र लिख दिया सबके। तो देखो, नीला थोथा नीला थोथा का सूत्र डायरेक्ट आता है, नीला थोथा या कसीस, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रोल। तो नीला थोथा का सूत्र होता है सी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। इसका सूत्र पूछा जाता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। अब हरा तोता, नीला का मतलब तो कॉपर हो गया, हरा शब्द आ गया, हरा दिख गया, अब तो आयरन लिख देना, Fe आ जाएगा, फेरस सल्फेट। और सफेद, सफेद होता है तो जिंक सल्फेट आ जाएगा, सफेद का मतलब जिंक, है ना। अब बस इनमें अणुओं की मात्रा, सल्फेट SO4 यहाँ भी था, SO4 यहाँ भी था, H2O यहाँ भी था, यहाँ भी था, H2O यहाँ भी, यहाँ पे सल्फेट है, SO4 है ना। तो FeSO4.7H2O, FeSO4, ZnSO4.7H2O, ये है। SO4 और H2O सब जगह है। दोवन सोडा या धोने का सोडा, दोवन सोडा नाम से आता है परीक्षा में। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका दोवन सोडे का सूत्र है NO2CO3.10H2O। 10 अणु होते हैं इसमें, क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो H2 डॉट लगा के H2O लिख रहे हैं ना, ये खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का सूत्र है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी आता है, देखो परीक्षा में पूछा जाता है, ये बेकिंग पाउडर पूछा जा चुका है आपके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र है NaHCO3। कशिश का तेल या बैटरी का अम्ल, बैटरी का अम्ल होता है मतलब जो बैटरी में अम्ल भरा जाता है ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल ऑफ पेट्रोल, ऑयल ऑफ पेट्रोल, तीनों एक नाम। कशिश का तेल, बैटरी का अम्ल या ऑयल ऑफ पेट्रोल का सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। तो सूत्र याद रखने हैं आपको। फिटकरी का सूत्र क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है। पोटेशियम, दोनों सल्फेट आ जाएगा, SO4 है ना। तो ये बैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ 3 लिख दिया। तो पोटेशियम K2, पोटेशियम को K बोलते हैं, एल्यूमिनियम को बोलते हैं L संकेत आ गया इसका, है ना। ये बैलेंसी कराने के लिए 2 लगा दिया यहाँ पे। सल्फेट की संयुक्ता 2 थी ना, इसलिए 2 संयुक्ता इसकी। एल्यूमिनियम की संयुक्ता 3 होती है, इसलिए 3 इधर आ गया है। सल्फेट K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट चॉइस H2O। मोहर लवण, मोहर मतलब फेरस अम्योनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। कास्टिक सोडा का सूत्र देखो, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कास्टिक पोटास, रासायनिक नाम है इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पोटेशियम को K और हाइड्रोक्साइड का OH, हाइड्रोक्साइड का OH आ जाएगा सब जगह। यहाँ भी उगता है, यहाँ तो सोडियम का जगह यहाँ Na लिख दिया, यहाँ पोटेशियम आ गया तो यहाँ K लिख दिया। चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं, और NaNO3 इसका सूत्र है, NaNO3। बिना बुझा चूना, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, इसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूने का सूत्र है। पानी मिला दो, ये पानी का है 2H, है ना। सोडा लाइम, सोडा लाइम का सूत्र पूछा गया एक बार, तो Na2CO3 प्लस CEO, मतलब सोडियम कार्बोनेट और ये चूना, बिना बुझा चूना।
अश्रु गैस को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, और इसका सूत्र है CCl3.NO2। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। तो सल्फेट का तो SO4 होता ही है, कैल्शियम को Ca लिख दो आप प्रत्येक इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका मतलब रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। देखो रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस और जोरांजर चूर्ण जरूर याद कर लेना आप इनके नामवर सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट तो SO4 तो आएगा ऐसे ही, कैल्शियम का C आ जाएगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट, ये ऊपर भी यही सूत्र था। हेमी का मतलब होता है आधा अणु, हाइड्रेट का मतलब जल, जल का आधा अणु 1/2 H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। गेमेक्सेन BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC, बेंजीन हेक्जेन हेक्जे क्लोराइड का C। तो C6H6 सब 6 होंगे इसमें, Cl6 हेक्जे आ गया ना, हेक्जे, सब 6 होंगे इसमें। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो हाइपो की जगह आपको ऑक्सी भी दे सकता है वो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बाकी सब वही है, हाइपो और ऑक्सी में अंतर है बस, है ना। तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, या तो ऐसे दे देगा या Cl को 2 टुकड़ों में कर देगा। CaO, एक तो Cl अंदर लिख देगा कोष्टक के, एक बार लिख देगा डॉट Cl करके, है ना। तो 2 क्लोरीन होते हैं कुल मिला के, CO होता है एक ही होता है ना, Cl अलग अलग होता है इसमें। सुक्रोज, सुक्रोज या शुगर या शक्कर या चीनी, सबका एक ही सूत्र है, क्या नाम है, क्या सूत्र है, C12H22O11, मतलब C12H22O11। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 10% जलीय विलयन होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ देखो ठोस CO2 को कहते हैं, बार बार आता है ये, है ना, ठोस CO2। लाफिंग गैस एक बार आ चुका है ना। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, तो N2 होता है ये, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। जंगीय उत्पादक है कोरोसिव या केलोमेल, केलोमेल एक बार पूछा जा चुका है आपके रेलवे में। तो जंगीय उत्पादक क्या होता है, या कोरोसिव का सूत्र क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, HgCl2। और केलोमेल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl, है ना, केलोमेल पूछा जा चुका है आपके। बोरेक्स या सुहागा, इसका सूत्र होता है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, और इसका सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O। सिंदूर, सिंदूर रस सिंदूर भी कहते हैं इसको, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना, इसको HES बोलते हैं। ये तो मर्क्यूरिक क्लोराइड है, और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो HES। लाइमस्टोन ये इंपॉर्टेंट है भाई, लाइमस्टोन या चूना, और मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन मतलब चूने का पाउडर है, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, है ना। इसका लाइमस्टोन का सूत्र है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दूध भी कहते हैं इसको, तो मैं इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। बारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं D2O, इसका सूत्र। कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम मतलब सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कार्बोरेंडम, SiC इसका सूत्र है। अब आगे आपके मिश्रण, मिश्रण देखो क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में होगा। देखो ये यौगिक में तो निश्चित अनुपात में था, इसमें किसी भी अनुपात में होगा, और किसी भी अनुपात में संयोग को मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का, जैसे तत्व या यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनका मिश्रण में कोई रासायनिक रासायनिक संयोग नहीं होगा, इसमें केवल भौतिक संयोग होगा, रासायनिक संयोग नहीं होगा। आप अलग कर सकते हो भौतिक विधि की सहायता से, देखो भौतिक विधि की सहायता से अलग कर सकते हो मिश्रण के अवयवों को। समुद्री लवण की, समुद्री जल, और देखो समुद्री जल का पूछा जा चुका है कि समुद्री जल क्या है, एक मिश्रण है तत्व यौगिक है, तो एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, लवणों का मिश्रण, मिश्रण होता है समुद्री जल। पीतल भी क्या होता है, मिश्र धातु होती है, तो ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। देखो कॉपर और जिंक की परसेंटेज मात्रा भी ध्यान रख लें, पीतल के लिए पीतल का वाला ध्यान रख लें आप, कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, या असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो आप, वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में पदार्थ के गुण और संगठन समान होते हैं, मतलब आप देख के नहीं पहचान सकते भाई ये है ना
इसमें कौन सी चीज मिक्स है। नमक और जल का मिला दो आप, शक्कर जल मिला दो आप, है ना, तो शक्कर को आप पिचा नहीं सकते भाई। शक्कर एक प्रावस्था तो एक समान होती है उनमें, शक्कर जल को अलग अलग नहीं देख सकते। तो देखो सभी अवयवों की प्रावस्था एक समान होती है। जैसे मिश्र धातु ये समांगी मिश्रण होता है। वायु, वायु भी पीतल कोसा कासा ये सब समांगी मिश्रण। वास्तविक विलयन होता है ना, वो भी समांगी मिश्रण होता है। नमक और जल का मिश्रण, जल और नमक और जल का विलयन बना दो आप, है ना, शक्कर को जल में घोल दो आप, अलग अलग नहीं देख सकते। वायु, वायु क्या है, समांगी मिश्रण होती है। एल्कोहल का जल में मिश्रण समांगी मिश्रण है। अमोनिया गैस का वायु में विलयन समांगी। उस गंधक का या सल्फर का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। असमांगी मिश्रण वह मिश्रण, मतलब दोनों अलग अलग नजर आएंगे, ऐसा मिश्रण है वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में अवयवी पदार्थ का संगठन समान नहीं होता है ना। असमांगी मिश्रण कहलाता है सभी घटकों की प्रावस्थाएं अलग अलग होती है। जैसे अब बालू और नमक, बालू रेत देख लो, नमक देख लो, अलग अलग दिख जाएगा आपको, है ना। तो ये विषमांगी मिश्रण। रेत, रेत और जल, रेत में जल का मिश्रण, मतलब रेत और जल अलग अलग है ना, तो वो दिख जाएंगे अलग अलग। धूल के कण वायु में, धूल के कण का वायु में मिश्रण, धूल के कण वायु में दिख जाएंगे आपको, धूल के कण अलग से दिख जाएंगे। पानी और फिटकरी के विलयन का असमांगी मिश्रण होता है ना। तो ये पानी और फिटकरी का विलयन कैसा होता है, असमांगी मिश्रण होता है। अब देखो आप कौन सा तत्व यौगिक है, कौन कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है, इसको पहचानना है आपको, परीक्षा में देगा आपसे वो। तो तत्व कैसे पहचानोगे आप। पहली बात तो इनका संकेत होता है ना, जिसका वो तत्व होता है। जिसका सूत्र होता है वो यौगिक होता है या अणु होता है। अणु या यौगिक एक ही बात है। जिसका सूत्र नहीं होता वो मिश्रण होता है। आपको तो तत्व यौगिक मिश्रण में से पहचानना है। तो जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण होगा। जैसे यौगिक, यौगिक क्या होता है, विषम परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व समान प्रकार के परमाणु से बना होता है। अणु समान या असमान प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो हीरा क्या है, तत्व होता है। देखो हीरा, हीरा क्या होता है, तत्व होता है। मिट्टी क्या होती है, मिश्रण होती है। अलग अलग बहुत सारे आयन मिक्स होते हैं, बहुत सारे आयन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं इसमें, है ना। मिट्टी में सीमेंट क्या होता है, मिश्रण होता है। रेत, सिलिका, बहुत सारी चीजें, सिलिका मतलब, और एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड, बहुत सारी चीजें डाली जाती है उसमें, तो वो मिश्रण होता है। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल में भी विभिन्न विभिन्न चीजों का मिश्रण होता है। गुड़ भी मिश्रण होता है। कांच भी यौगिक होता है। देखो कांच सूत्र होता है ना यौगिक, सोडियम सिलिकेट। और समुद्री जल भी बहुत सारे लवणों का मिश्रण होता है। नींबू, नींबू पानी मिश्रण होता है। देखो नींबू पानी, पानी और नींबू का रस अलग अलग होता है ना। तो मिश्रण है, मतलब भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हो आप इनको। रक्त क्या होता है, मिश्रण है। रक्त में क्या है, प्रोटीन होती है बहुत सारी, है ना। रक्त में पानी भी होता है, तो मिश्रण है ना। जल क्या है, जल एक यौगिक है। जल का सूत्र होता है H2O, तो है ना, H2O सूत्र होता है जल का, ये यौगिक है ना। जिनका सूत्र होता है ना वो यौगिक होते हैं। CO, CO यौगिक भी है और अणु भी है। देखो अणु यौगिक छोड़ो आप, तो यौगिक ध्यान रखो। CO जिसका सूत्र होता है ना, वो ना। अब देखो एक CO यहाँ है, एक CO ये रहा, ये ऐसे आ जाए, छोटा आ जाए O बड़ा है यहाँ पे, O यहाँ पे छोटा है ना। तो वो O बड़ा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसका मतलब ये यौगिक है। लेकिन O छोटा है ना इसमें, तो ये क्या है, कोबाल्ट एक तत्व है। ध्यान रखना, प्रतीक दे रखा है, कोबाल्ट का प्रतीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एक तत्व है। जबकि नाइट्रोजन गैस क्या है, अणु है या द्विपरमाणुक तत्व है। एक ही बात है, तत्व तो है ही। ऑक्सीजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, ये सब तत्व होते हैं। मिश्रण से पदार्थ के पृथक्करण की विधियां। देखो मिश्रण से आप कौन कौन से उसमें पदार्थ पाए जाते हैं और उनको पृथक कैसे करते हैं, तो अलग अलग विधियां हैं उसको पृथक करने की। तो पहले पढ़ते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब जो जिनको गर्म करते हैं वो सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं ना, वो। जैसे कपूर, कपूर है ना, कपूर ये गर्म करते ही क्या होता है, वो सीधा गैस बन जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे वाष्प या गैस में बदल जाते हैं, तथा वो ठंडा करने पर पुनः सीधा ठोस, या तो ठोस से गैस बन जाएंगे या गैस से सीधा ठोस बन जाएंगे। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह विधि किसको काम आती है, ठोस ठोस मिश्रण को पृथक करने में काम आती है विधि, है ना। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को प्रथम करना। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये होता है ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। इसको गर्म करने पर क्या है, सीधा गैस बन जाएगा, नमक अलग हो जाएगा, है ना। रेत आयोडीन, रेत व आयोडीन के मिश्रण, आयोडीन भी वो है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ यहाँ अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ आयोडीन है।
ये उर्ध्वपाती पदार्थ होते हैं। उर्ध्वपाती पदार्थ और भी है, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ का आ चुका है क्वेश्चन कि इस चीज को गर्म करने पर सीधा क्या होता है, ये गैस में बन जाता है ना। इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें चारों पांचों, एक तो अमोनियम क्लोराइड, एक आयोडीन, एक कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, है ना। तो ये उर्ध्वपाती पदार्थ होते हैं, इनको गर्म करने पर सीधा ठोस से वाष्प बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं पृथक्कारी कीप द्वारा। अब देखो दूसरी विधि है आपकी पृथक्कारी कीप द्वारा, मतलब दो अघुलनशील जैसे तेल और जल है, वो अघुलनशील द्रव होते हैं ना, उनके मिश्रण को पृथक करने में काम आती है पृथक्कारी कीप से, है ना। या मिट्टी के तेल या केरोसिन को जल से पृथक करने में काम आती है, तेल और जल के मिश्रण को पृथक करने में काम आती है, पर कीप से अलग कर देते हैं। तीसरा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी शब्द क्रोमा से बना है, जिसका अर्थ होता है रंग। क्रोमेटोग्राफी शब्द का अर्थ होता है रंग। अब इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इसके यूज क्या क्या है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान जो डाई होती है, उसमें अलग अलग डाई होती है, उनका पृथक्करण किया जाता है। या डाई में जो रंग होते हैं, जहाँ भी रंग रंजक शब्द दिख जाए ना आपको, तो वहाँ पे इस पे टिक लगा देना आप तो, क्रोमेटोग्राफी पे। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, है ना। और इसके अलावा पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजक को पृथक करने में, जो रंग निकलेगा, रंजक निकलेगा, उनको पृथक करने में इसका काम आता है। वाष्पीकरण, देखो इस जगह और इस जगह थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको। क्या होगा कि ये विधि ठोस द्रव के मिश्रण को पृथक करने में काम आती है। जो ऊर्ध्वपातन थी वो तो किसको काम आती थी, जो ऊर्ध्वपातन विधि थी वो तो ठोस ठोस के मिश्रण को पृथक करने में काम आती थी, ठोस ठोस के मिश्रण को। और जो ये है वाष्पीकरण विधि, ये है वाष्पीकरण विधि, ये ठोस द्रव के मिश्रण को पृथक करने में काम आती है। एक तो ठोस होगा, एक द्रव होगा। तो रंग वाले घटक को, जैसे डाई को, उसके जो काला रंग होता है या नीला रंग होता है, काले रंग की जो स्याही होती है ना, उससे अलग करने में काम आती है ना। और इसमें जो डाइयों का पृथक्करण किया जाता है, काली स्याही में बहुत सारी डाइयां होती है, उनका पृथक्करण करने में काम आती है कौन, क्रोमेटोग्राफी। अपकेंद्रित विधि, इसका नाम से स्पष्ट है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, ये रहा वॉशिंग मशीन में भीगे हुए कपड़ों से पानी निकालने में काम आता है। इसके अलावा दूध से क्रीम, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, दूध से क्रीम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साइंस में आ चुका है ये, है ना, बायोलॉजी वालों के। और चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब जिस चीज से चुंबक चिपकती है, जैसे लोहे की चीज चुंबक को पकड़ लेती, तो लोहे की चीज को हटाने के लिए कचरे में से, देखो बालू के मतलब रेत से लोहे की पिनों को पृथक करने में काम आएगी। आसवन विधि, देखो आसवन विधि क्या होता है, घुलनशील जो दो घुलनशील होते हैं ना, उनको पृथक करने में काम आती है, खास रूप से जो मतलब उसके क्वथनांक तो उबालते हैं, इसमें क्वथनांक तक उसको गर्म करेंगे, उबालेंगे। देखो इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, मतलब उबलेंगे लेकिन विघटित नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। और जिनके घटकों के क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतराल होता है, क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर होता है ना। अगर क्वथनांक में कम अंतराल होगा, 25 केल्विन से कम अंतराल होगा, 25 केल्विन, ये 25, ये केल्विन, 25 केल्विन से कम अंतराल होगा, तो प्रभाजी आसवन विधि काम में लेंगे। इसके आगे प्रभाजी लिख दो, प्रभाजी आसवन अगली विधि पढ़ेंगे इसमें अपन। 25 केल्विन से कम है तो आसवन विधि, ये प्रभाजी आसवन विधि। और ज्यादा अंतराल है क्वथनांकों में, तो आसवन विधि। देखो वाष्पशील द्रव्य से, ऐसा पदार्थ जो वाष्पशील होता है, उसमें गुलित अवाष्पशील अशुद्धियों को पृथक करने में काम आती है, दूर करने में काम आती है। मतलब जो अशुद्धि है ना, वो वहीं पर रह जाएगी, आप उसको गर्म कर दो, है ना, उबाल दो क्वथनांक तक, तो वाष्प वाष्प बन जाएगा, और द्रव्य वो पदार्थ वाष्प बन जाएगा, और वो दूसरा अलग हो जाएगा, और उस अशुद्धियां वहीं पर रह जाएगी, है ना। आसवन विधि में द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं, मतलब उसको गर्म कर देंगे और वो उड़ के चल जाएगा, और अशुद्धियां उसमें रह जाएगी। ये अनुप्रयोग, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करते हैं, ऐसे दो। अब पृथककारी कीप से अघुलनशील मिश्रण, ये रहा, पृथककारी कीप से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करते हैं। उसमें तो तेल और जल जल को करते हैं अलग, और इसमें एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने में ये भी काम आती है आसवन विधि, है ना। प्रभाजी आसवन, मैंने पहले कहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 केल्विन से कम होना चाहिए तापमान। देखो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर कितना होता है, 25 केल्विन से कम होता है ना, उनके क्वथनांक अंतर, तो वो उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रभाजी आसन विधि का प्रयोग किस किस के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है, जैसे वायु,
वायु बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो उनके विभिन्न गैसों का पृथक्करण किया जाता है इसकी सहायता से, है ना, वायु। इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सब दिख जाए आपको, वायु दिख जाए तो पेट्रोलियम जो उत्पाद है ना उनको पृथक करने के लिए। इसके अलावा एल्कोहल और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी इसका काम लिया जाता है ना। और वायु क्या है, समांगी मिश्रण है, ध्यान रखना आप। इसके घटकों को प्रभावी आसन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब जो नमक होता है ना, नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र से, उसके लिए काम में लेता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है वो नमक। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट, शुद्ध कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण किसी के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट और एक समुद्र जल द्वारा नमक, ये ऐसे इनको क्या है, और एक नमूने से फिटकरी, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करें, तो कॉपर सल्फेट, नमक और फिटकरी, इनको किसके साथ करोगे आप, क्रिस्टलीकरण से, फिर क्रिस्टल के रूप में फिटकरी आ जाती है आपने सामने, है ना। हस्त चयन विधि, इस देखो नाम से स्पष्ट है, हस्त चयन, हाथ से पिक कर लो आप, हैंड पिकिंग, मतलब गेहूं में जो मिट्टी के कण पड़े हैं ना उनको हाथ से चयन चयन कर लो, हाथ से चयन विधि। थ्रेसिंग, जो डंडियां होती है ना, है डंडियां, उनसे क्या है, आप गेहूं चावल और सरसों को प्राप्त करते हो, थ्रेसिंग मशीन भी काम आती है, तो डंडियों से काम में ली जाती है पृथक करने के लिए, सरसों को दालों को, मतलब सरसों को दालों को, चावल को, गेहूं को। इसके अलावा निष्पावन, देखो विनोविंग, इंग्लिश में जरूर नाम ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, भूसे को अनाज से, भूसे को गेहूं से या पृथक करने के लिए इसका उपयोग लेंगे, निष्पावन का मतलब विनोइंग का, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, है ना। पवनों मतलब वो जो वायु के झोंके होते हैं ना, वायु के द्वारा मिश्रण से भारी बल के पदार्थों को पृथक करने में काम आती है। इसमें अन्न को हवा में ऊपर से उड़ाया जाता है, हवा के कारण हल्के कण दूर उड़ के या भूसा दूर उड़ के चला जाता है। अब देखो चालन, चालन मतलब स्विमिंग, मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके आमाप, जिनकी साइज में बहुत अधिक अंतर हो, जैसे मान लो आपको रेत, वो कारीगर होते हैं ना, तो मजदूर होते हैं, तो वो कारीगर मकान का काम करते हैं, तो रेत को छानते हो, एक जाली होती है उनके पास, है ना, तो उसमें छान लेते हो, तो रेत रेत तो वहां गिर जाती है, और बारीक मोटे जो मोटे मोटे कण हैं पत्थर के, वो साइड में आ जाते हैं नीचे उस जाली में से। अब है आपका अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन, छानना। तो इससे क्या होता है, अवसादन का मतलब होता है तली में बैठ जाना, देखो पानी में रेत या मिट्टी की कणकियां तली में बैठ जाते, तल में बैठ जाते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं, इसको तो अवसादन बोलते हैं। निस्तारण में क्या होगा, आप ध्यान से उसको निकालो, इस पानी को दूसरे बर्तन में ध्यान से ऐसे निकालो कि रेत तो नहीं निकले लेकिन पानी निकल जाए, है ना। पानी में से रेत डाल दी ना आपने, तो इसको पेट उसे पेंदे में बैठ गए और तल में बैठ गए, तो इसको अवसादन बोल दिया। अब उस पानी को आप दूसरे बर्तन में निकालो कि रेत नहीं निकलना चाहिए, पानी पानी नहीं जाएगा, और अब उसके बाद भी आप है ना थोड़ा सा और बारीक छानना चाहते, या फिर आप ऐसे मान लो कि चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए छलनी होती है ना, छलनी, निशंदनी से बोलते हैं छानना, चाय की छलनी से छानोगे, छलनी से छानोगे ना, वही है, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए निशंदन का प्रयोग करोगे, फिल्ट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं निशंदन को। तो बच्चों द्रवों में अवस्था परिवर्तन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। द्रव में अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलना, फिर द्रव से गैस में बदलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। द्रव में देखो, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ध्यान रखना किसकी, पदार्थ में जो अणु होते हैं ना, प्रत्येक पदार्थ कणों से बना होता है, अणु से बना होता है, तो उसमें क्या है, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है, सीधी सी बात ये। और इसके कारण क्या है, जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, वो ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है, फिर द्रव अवस्था से किस में बदलेगा, द्रव से गैस अवस्था में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाता है ना। पहला है आपका पहला है आपका गलन, गलन मतलब मेल्टिंग, वह ताप जिस पर कोई ठोस उष्मा ग्रहण करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ठोस किस में बदलेगा, द्रव में बदल जाएगा, उष्मा ग्रहण कर लेगा, है ना, द्रव में बदल जाएगा, इसे बोलते हैं गलन। गलन मतलब गलना, बर्फ का गलना, बर्फ का पानी बनना। ताप तथा ताप उसका क्या कहता है, गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशुद्धि की उपस्थिति में क्या होगा, अशुद्धि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। और एक इधर आएगा अपने कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इनका ध्यान रखें। गलनांक गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बलों के सामर्थ्य को दर्शाता है, मतलब गैसों के कण है ना, ठोस के कण है ना, जितने आकर्षण बलों में जितने मजबूत होगा, उतना ही उसका गलनांक अधिक होगा, है ना।
गलनांक किसको दर्शाता है? ठोसों के जो ठोस कणों से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, तो उनके मध्य कितना आकर्षण बल होता है, उनके सामर्थ्य को, उनकी क्षमता को दर्शाता है, ये कैपेसिटी को दर्शाता है। दूसरा हिमांक, हिमांक मतलब फ्रीजिंग, जमना। देखो वह ताप जिस मतलब यहाँ तो उपगलन में तो क्या किया था अपन ने, बर्फ से पानी बनाया था, ठोस से द्रव बनाया था, ठोस से द्रव बनाया था। अब हिमांक इसका उल्टा कर दो आप, इसमें क्या होगा, द्रव ठोस बन जाएगा, द्रव ठोस बन जाएगा उष्मा मुक्त करके। इसमें तो उष्मा ग्रहण की थी, यहाँ इसमें मुक्त करेगा उष्मा। वह ताप जिस पर कोई द्रव उष्मा मुक्त करके ठोस में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में लिखना जाए तो इसको 273 केल्विन, 273 केल्विन होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। हाँ, के में लिखो, इस डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सेंटीग्रेड में ऐसे लिख दो आप, डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसे लिख दो। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदल जाता है। क्वथनांक, बॉइलिंग, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, जिस पर कोई द्रव उबलना चालू होता है, उसको क्वथनांक बोलते हैं। तथा द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उसका वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा लगाया जाने वाला दाब, वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प के द्वारा लगाया जाने वाला दाब। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, गलनांक तो कम हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटाने पर क्वथनांक कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। देखो नोट है यहाँ पे, पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लग जाता है, पहले से ही उबलने लग जाएगा ये। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है ना, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, और प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में दाल शीघ्रता से पक जाती है। क्यों? जल बाद में उबलेगा, पहले सब दाल ही पक जाएगी, क्योंकि इसका क्वथनांक तो बढ़ गया ना। किसका? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है ना प्रेशर कुकर में, लेकिन पहाड़ों पर घट जाता है, इसलिए जल अपने पहले क्वथनांक से पहले उबलने लग जाता है। तो देखो बच्चों, अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु के नाम लिख दिए और इधर संगठन लिख दिया है ना, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो कौन सी मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी होती है, उनका संगठन क्या है? जैसे पीतल है, पीतल धातु किस किस से मिलकर बनता है? मिश्र धातु है ये सारी, इधर मिश्र धातु के नाम लिख दिए मैंने। पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर से और जिंक से, ऐसे याद कर लो आप। कांस्य, कांस्य किससे मिलकर बना होता है? कांसा या ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी बोले, कॉपर से और टिन से। मतलब कॉपर कॉपर तो सेम हो गया बहुत सारों में, देख लो आप, है ना। यहाँ पे जिंक याद रखना है, यहाँ पे टीन याद करना है। टीन का मतलब एसएन, परीक्षा में एसएन नाम से भी आ जाएगा, संकेत दे देगा वो डायरेक्ट आपको, सीयू दे देगा और जेडएन दे देगा, सीयू दे देगा और एसएन दे देगा, ऐसे दे देगा आपको। गन में जिससे तीसरा है गन मेटल, तो गन मेटल कॉपर जिंक, ये ऊपर वाला कॉपर जिंक सेम हो गया। टीन और जोड़, तीनों मिलाकर जोड़ दो आप, तीनों जो नए शब्द देना, कॉपर जिंक और ये टीन, इनको तीनों जोड़ दो तो गन मेटल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर, देखो जर्मन सिल्वर में क्या आएगा? कॉपर जिंक, ये ऊपर वाला कॉपर जिंक सेम आ गया, भाई निकल और जोड़ दो आप, एनआई, निकल और जोड़ दो। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड में कॉपर तो है ही सही, एल्यूमिनियम जोड़ दो। मोनल मेटल, मोनल, म नाम आ रहा है तो कोई बात नहीं, मोनल मेटल, मोनल मेटल, मोनल मेटल में होता है कॉपर और निकल, है ना। कॉपर तो है ही सही, बाकी निकल जोड़ दो। समय कॉपर तो है ही सही, एक चीज जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है? मैग्नीशियम और जिंक, ये दोनों अलग आ गए, देखो इस बार मैग्नीशियम और जिंक से मिलकर बना होता है। ड्यूरेलमन, एल्यूमिनियम नाम आ रहा है इसमें, ल्यूमिन, यू, तो यहाँ भी यू, एल्यूमिनियम तो ये हो गया। कॉपर तो सब में आता है, ये मैंगनीज और मैग्नीशियम और जोड़ लो। स्टील, स्टील में मेन तो 90% तो ये होता है, आयरन 89% होता है, लगभग 90% होता है ना। तो और फिर कार्बन आ गया, क्रोमियम आ गया, मैंगनीज ये आ गए, है ना। तो आप इनका ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट आपको संकेत भी दे सकता है, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज का संकेत मैंने यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी मैंगनीज था, Mn। आयरन का Fe आ जाएगा, कार्बन का C आ जाता है, कार्बन का संकेत सबको पता ही, तो ये स्टील इनसे मिलकर बनाया जाता है। मिश्र धातु के उपयोग देखो, अब आप मिश्र धातुओं के क्या उपयोग है? मिश्र धातु के उपयोग है, जैसे पीतल का उपयोग किसमें किया जाता है? सभी जानते हैं, बर्तन बनाने में किया जाता है। एसी, एसी लगता है अपने घर में, वहां पे जो उसमें जो कंडेंसर ट्यूब निकलती है ना, पीतल की ट्यूब होती है वो, है ना। तो कंडेंसर ट्यूब होती है, उसमें से होकर गर्म हवा जाती है आपकी, है ना, पास होती है, तो वो
एसी में काम आती है, पीतल की बनी होती है। कांसे, कांसा का उपयोग किसमें किया जाता है? सिक्का बनाने में किया जाता है। सिक्के, गोल्ड मेडल दिए, मॉडल मेडल दिए जाते हैं सेना में या पुलिस में सम्मान के हिसाब से। स्टेचू, कोई भी मूर्ति बनाओगे आप, स्टेचू बनाओगे तो उसमें काम आता है। इसके अलावा बर्तन बनाने में काम आता है। गन मेटल, गन मेटल नाम गन से स्पष्ट है कि जो गन के जो पार्ट्स होते हैं, मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको बनाने में काम आता है ना। रोल्ड गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना आ गया ना, नाम से स्पष्ट है। गोल्ड नाम है लेकिन गोल्ड इसका संगठक नहीं है ना। तो कृत्रिम ज्वेलरी बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उपयोग किसमें? एयरक्राफ्ट बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में तो इलेक्ट्रॉन का। और ड्यूरालुमिन का उपयोग करता है एरोप्लेन बनाने में। तो ध्यान रखिए, एरोक्राफ्ट यहाँ है और एरोप्लेन यहाँ पे है। नोट है, देखो ये इंपॉर्टेंट बातें। गैस से प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था है ना पदार्थ की, तो गैस तीसरी अवस्था है। तो गैस से प्लाज्मा का बनना क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। जबकि इसका उल्टा कर दो, प्लाज्मा से गैस का बनना क्या कहलाता है? निरायनीकरण, निरुपसर्ग लगा दो आगे, है ना। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र पूछा जाता है, देखो ये प्रोड्यूसर वाटर गैस है ना। प्रोड्यूसर गैस मतलब उत्पादक गैस। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है, देखो सीओ तो दोनों में आ रहा है, ये सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दो आप, है ना। और इधर वाटर गैस, वाटर गैस मतलब जल गैस, जल में हाइड्रोजन होती है ना। H2O सूत्र होता है ना जल का, H2O, है ना। तो H2 यहाँ से वहां से यहाँ ले लो आप, तो CO+H2। लिथोपोन, लिथोपोन का सूत्र क्या होता है? मतलब लिथोपोन किसका मिश्रण होता है? ZNS और BSO4, डायरेक्ट ऐसे जाता है। ZNS और BSO4 मतलब जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट। आप तो ये सूत्र ही ध्यान रखें, इसको कहते हैं लिथोपोन। तो इनके सूत्रों के नाम जरूर ध्यान रखें आप इस चैप्टर में।